हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, साझेदारी फॉर्म का विघटन, या उसको हम लोग समापन भी कहते हैं। यानी साझेदारी फॉर्म का विघटन कहें या समापन कहें। तो ये जो है पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है। अगर बात किया जाए पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में आप जब एडमिशन पढ़े होइएगा, रिटायरमेंट पढ़े होइएगा, उसके बाद डेथ पढ़े होइएगा, ये 3 पढ़ने के बाद ही हम लोग ये लास्ट चैप्टर पे आए हैं, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि साझेदारी फॉर्म का विघटन। अब विघटन का मतलब समझिए पहले। समापन जिसको कहते हैं, समापन कब होता है? जब अंत होता है। जब तक अंत नहीं होगा तब तक समापन नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि साझेदारी फॉर्म का जो विघटन होता है उसमें 2 है। एक है साझेदारी का विघटन और एक है साझेदारी फॉर्म का विघटन। अब साझेदारी का विघटन क्या होता है? यानी कि किसी भी पार्टनरशिप से अगर कोई पार्टनर अगर हट जाता है नहीं, तो ऐसी दशा में फॉर्म विघटन नहीं होता है। यानी कहा जाए कि साझेदारी के विघटन से फॉर्म का विघटन नहीं होता है, लेकिन फॉर्म के विघटन से साझेदारी का विघटन स्वतः हो जाता है। अब साझेदारी का विघटन क्या होता है कि किसी भी परिस्थिति में किसी साझेदार के बीच होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? साझेदारी का विघटन बोलते हैं। यानी अगर पार्टनरशिप में, किसी भी पार्टनरशिप में किसी साझेदार के बीच किसी प्रकार का अगर परिवर्तन होता है, उस साझेदारी का समापन कहलाता है। कोई दिक्कत? अब हम आते हैं साझेदारी फॉर्म का विघटन या समापन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। यानी साझेदारी का क्या कहते हैं? फॉर्म का क्या कि विघटन क्या होता है या समापन क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर साझेदारों के बीच अगर किसी संबंध के कारण अगर पार्टनर सब अलग हो जाता, हट जाता है नहीं, तो ऐसी दशा में हम लोग क्या करते हैं? साझेदारी फॉर्म को बंद कर देते हैं। नहीं, मतलब सीधे फॉर्म का मतलब होता है कि अंत हो जाना। जब ये व्यवसाय बंद हो गया तो साझेदारी फॉर्म का अंत हो जाएगा। तो कहा जा सकता है कि साझेदारी फॉर्म के विघटन से साझेदार का विघटन स्वतः हो जाता है, लेकिन साझेदारी के विघटन से फॉर्म का विघटन नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं ट्यूशन कर रहे हैं, ट्यूशन कहीं पढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर जिस संस्था में आप पढ़ रहे हैं, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, जिस टीचर्स के पास पढ़ रहे हैं, वहाँ पर अगर जितने स्टूडेंट हैं उसमें से 1-2 अगर नहीं भी जाइएगा, 10 नहीं भी जाइएगा, तो वह संस्था, वह इंस्टीट्यूट बंद नहीं होगा। होगा? नहीं हो सकता है। क्योंकि ठीक उसी प्रकार साझेदारी का विघटन क्या होता है कि साझेदारी के विघटन से फॉर्म का विघटन नहीं होता है। ठीक उसी स्थान पर जहां आप पढ़ रहे हैं, वहां के जो जहां पढ़ रहे हैं, चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे ट्यूशन हो, चाहे जहां पढ़ रहे हैं आप, वहां के टीचर या संस्था ऑटोमेटिक बंद हो गया, खुद ही बंद कर दिए, तो स्वाभाविक की बात कि आप लोग नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तो कहा जा सकता है कि साझेदारी फॉर्म के विघटन से साझेदारी का विघटन स्वतः हो जाता है। कोई दिक्कत? अब विघटन करने का जो प्रक्रिया होता है, जो देख ले है टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये साझेदारी फॉर्म का विघटन का जो विधियाँ होता है, जो भेद होता है, जो प्रकार होता है, वो देख सकते हैं।
पहला दिया है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, मतलब समझौते के द्वारा। जैसे मान लीजिए सब पार्टनर का इच्छा है कि नहीं आप इस बिज़नेस को बंद कीजिए, कुछ और नया करेंगे। तो कुछ और नया करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे जो पार्टनर्स हैं, सारे पार्टनर्स आपस में मिलकर, आपस में सहमति लेकर तब हम लोग क्या करते हैं, व्यवसाय को बंद करते हैं। तो ये कहलाता है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। एक होता है कि कंपलसरी डिसोल्यूशन, अनिवार्य समापन। अनिवार्य समापन मतलब ये हुआ कि पार्टनर्स का इच्छा होता है, पार्टनर्स का इच्छा है कि हम व्यवसाय को चलाएं, पार्टनर्स का इच्छा है कि हम व्यवसाय को चलाएं। लेकिन क्या होता है ऐसी दशा में, तो जैसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि सभी पार्टनर का इच्छा है कि हम बिजनेस करें, क्योंकि आप सबको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, आप आपका व्यवसाय रन कर रहा है, बहुत तेज़ी बढ़ रहा है। लेकिन ये क्या है, अनिवार्य समापन है, मतलब कि आपको कंपलसरी है, बंद करना होगा किसी भी परिस्थिति में। कैसे, जैसे मान लीजिए जो बिजनेस कर रहे हैं आप इलीगल तौर पर कर रहे हैं, लीगल नहीं कर रहे हैं, इलीगल कर रहे हैं, जिसके कारण आप पे कानून के द्वारा, समाज के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दबाव दिया जा रहा है और बोल रहा है कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो आप बंद कीजिए। तो ये क्या होगा, कंपलसरी डिसोल्यूशन। अब कहता है कि डिसोल्यूशन बाय नोटिस, सूचना द्वारा समापन। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इलीगल वर्क करते रहते हैं, नहीं हमारे समाज के लोग देख रहे हैं, हमारे समाज के लोग मना कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी मना कर रहे हैं, फिर भी हम लोग या आप लोग क्या करते हैं, मना नहीं हो पाता। तो ऐसी दशा में अगर बाय लॉ, कानून को अगर ये पता चलता है तो आपको पहले नोटिस भेजता है कि आप जो काम कर रहे हैं इस चीज़ को आप बंद करें। तो जब मान लीजिए कि सूचना के द्वारा बंद किया जाएगा, नोटिस के द्वारा बंद किया जाएगा, तो उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ बाय नोटिस। उसके बोला डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। कभी कभी क्या होता है कि न्यायालय के द्वारा, किसके द्वारा, न्यायालय, कोर्ट के द्वारा आपको सूचना दिया जाता है कि आप इसको बिजनेस को नहीं करेंगे। किसके आदेश के द्वारा, कोर्ट के आदेश पर। कोर्ट का आदेश होता है कि आप ये जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं करेंगे। उसके बाद बोलता है कि ऑन द हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसी, आकस्मिक घटनाओं को घटित होने पर। मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी कारणवश आपके फैक्ट्री में आग लग गया, या आप जहाँ जो बिजनेस कर रहे हैं वहाँ चोरी हो गया, लूटपाट हो गया, नहीं, या भूकंप आने से कुछ हो गया, बारिश होने से कुछ हो गया, जल गया, बहुत सा कारण होता है जो कि आकस्मिक होता है, मतलब एट रैंडम होता है, यह कभी कभी नहीं होता है, जिसके कारण भी हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग डिसॉल्व कर देते हैं, बंद कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये था टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी फॉर्म का जो डिसॉल्व का समापन का जो विधियाँ होता है, इतने विधि से साझेदारी फॉर्म का क्या किया सकता है, समापन किया सकता है। आगे देखिएगा दिया है साझेदारी के विघटन की परिस्थितियाँ। साझेदारी का विघटन का कौन कौन ऐसा परिस्थिति होता है, नहीं कौन कौन सा ऐसा परिस्थिति होता है जिस परिस्थिति से हम लोग क्या करते हैं कि पार्टनरशिप का क्या करते हैं, हम लोग डिसॉल्व कर देते हैं। किसका, पार्टनरशिप का हम लोग डिसॉल्व करते हैं। अब देखिए कि साझेदारी के विघटन का जो परिस्थितियाँ बता रहा है, नहीं वो क्या हो सकता है। तो विघटन का परिस्थितियाँ है कि जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर आपके साझेदारी फॉर्म से रिटायर कर गया, या कोई पार्टनर ऐसा है कि डेथ कर गया, या कोई पार्टनर ऐसा है जो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ पार्टनर ऐसा होगा जो माइंडली डिस्टर्ब है, कुछ पार्टनर ऐसा होगा जो आपके साथ वर्क नहीं करना चाहता है। तो ऐसी दशा में हम लोग क्या करते हैं, साझेदारी फॉर्म का जो परिस्थिति है ये ये सब होता है। कोई दिक्कत, ये बेसिक चीज़ था। इसके बाद
आपको जो सवाल दिया हुआ है उस सवाल बनाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट्स एंट्री होता है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये तो मान लीजिए कि साझेदारी फॉर्म का विघटन क्या है, साझेदारी का विघटन क्या है, साझेदारी फॉर्म का विघटन क्या है, विघटन करने कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, कितने मेथड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये सब था। अब मान लीजिए कि मेन जब हम लोग प्रैक्टिकल सवाल बनाएंगे तो प्रैक्टिकल सवाल से रिलेटेड कुछ एंट्री आपको समझना होगा। क्या करना होगा? कुछ एंट्री समझना होगा। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले अगर एंट्री की बात किया जाए तो एंट्री जब हम बनाएंगे तो बनाने से पहले कुछ उसका टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है। जैसे कभी भी आप अगर बैलेंस शीट में सवाल आता है, जब कभी भी आप सवाल बनाएंगे वो सवाल क्या होता है? बैलेंस शीट में रहता है। आप पढ़े होइएगा बैलेंस शीट में कि एक साइड कैपिटल एंड लायबिलिटीज होता है, दूसरे साइड क्या होता है? एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ होता है। क्या होता है? एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, तो बोर्ड को हम साफ करेंगे, फिर हम आगे बताते हैं कि नहीं कोई किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए। तो किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, बोर्ड भी साफ हो गया, कोई बात नहीं है। अब हम लोग जो मेन चीज़ होता है जो जर्नल पर ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे? जर्नल पे, जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपको जितना अगर सवाल दिया होगा बुक में, अक्सर सवाल आपको बैलेंस शीट में दिया होगा। किस में दिया होगा? बैलेंस शीट में सवाल दिया होगा। जब सवाल बैलेंस शीट में रहता है तो आपको बैलेंस शीट में दो साइड बताए हुए थे कि बैलेंस शीट में हमेशा कितना साइड होता है? दो साइड होता है। सपोज डेट मान लीजिए कि हम यहाँ पे बैलेंस शीट बना रहे हैं, देख लीजिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लीजिए। ऐसे ही हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। अगर आप भी बनाए होंगे तो आपको ही पता होगा कि बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। ये मान लीजिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट ऑफ, और यहाँ दिया होता है एज ऑन। जिस कंपनी का बैलेंस शीट बनाएंगे उस कंपनी का वहाँ नाम दिया होगा। यहाँ क्या होता है? कैपिटल एंड लायबिलिटीज, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। यहाँ क्या होता है? अमाउंट। यहाँ क्या होता है? एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। यहाँ क्या होता है? अमाउंट। इसमें 2 बाई नहीं होता है, कोई दिक्कत? अब क्या सब रह सकता है? बैलेंस शीट सिंपल सी बात, दिया होगा कैपिटल, आपका दिया होगा ए का, बी का, नाम कुछ भी हो सकता है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इधर भी आपको दे सकता है कैश, कैश इन हैंड, प्लांट, मैशनरी, फर्नीचर, स्टॉक, गुडविल, और दोनों साइड का जो अमाउंट होगा आपको क्या होगा? बराबर दिया होगा। क्या दिया होगा? बराबर दिया होगा आपका अमाउंट। तो ये बैलेंस शीट हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जितना मेरा एसेट्स होता है सारे एसेट्स को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? रियलाइजेशन में। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं वसूली खाता। कहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट। जितना मेरा एसेट्स होता है सारे एसेट्स को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट में। लेकिन कुछ अपवाद है जिस अपवाद को हम एसेट्स को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, जैसे कैश, बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और प्रॉफिट लॉस के डेबिट बैलेंस को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो अगर एंट्री हमसे पूछा जाए कि अगर
ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो आप क्या एंट्री बनाएंगे? अगर सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा? तो आप समझ सकते हैं कि एसेट्स जो होता है वो मेरा कौन बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। और लायबिलिटीज कौन बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। कोई दिक्कत? एसेट्स अगर डेबिट होता है और लायबिलिटीज अगर क्रेडिट होता है, तो अगर आप किसी को ट्रांसफ़र कीजिएगा तो ट्रांसफ़र करने के बाद वह चीज़ वह अपना स्थान क्या करता है? छोड़ देता है। जैसे आप अभी जहाँ बैठे हुए हैं, अब सोकर देख रहे ना वीडियो, देख रहे ना वीडियो सोकर, अगर आपकी मम्मी आई और बोली कि बेटा इस रूम से चले जाओ, तुम बगल रूम में चले जाओ, तो आप क्या करेंगे? उठकर वहाँ से चले जाएंगे ना। तो आपका स्थान क्या हुआ कि वो स्थान आपका चेंज हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर एसेट्स मेरा डेबिट होता है, इसको अगर ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अगर लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, लायबिलिटीज़ मेरा कौन बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे तो लायबिलिटीज़ कहाँ चला जाएगा? डेबिट में चला जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आपसे एंट्री पूछ सकता है इफ़ एसेट्स ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो क्या एंट्री होगा? अगर एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स अकाउंट। नेशन क्या होगा? बीइंग ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी कि हम लोग जितना एसेट्स है उस एसेट्स को अगर क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो मेरा यही एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री अगर कहेगा इफ़ ऑल लायबिलिटीज ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट, अगर सभी लायबिलिटीज़ को अगर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या एंट्री होगा? तो हम दूसरा एंट्री इसका लिख सकते हैं कि ऑल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन बीइंग ऑल लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर लायबिलिटीज़ को भी हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में तो क्या होगा? ऑल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम लोग क्या किए कि एसेट्स को भी और लायबिलिटीज़ को क्या करिए? ट्रांसफ़र कर दिए। किस में ट्रांसफ़र कर दिए? रियलाइजेशन अकाउंट में, वसूली खाता में ट्रांसफ़र कर दिए। अब ट्रांसफ़र करने के बाद अब जितना मेरे पास संपत्ति होगा सारे संपत्ति को हम लोग क्या करेंगे? सेल कर देंगे। क्या कर देंगे? सेल करेंगे, यानी बेच देंगे। क्या कर देंगे? बेचेंगे। जब बेचेंगे तो पैसा मेरे पास आएगा ना। अगर कोई भी संपत्ति को अगर हम बेचते हैं तो मेरे पास क्या आता है? पैसा आता है। तो पैसा मेरे पास आएगा। आपको पूछ सकता है इफ़ कैश रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स, अगर संपत्ति से पैसा प्राप्त होगा तो क्या एंट्री पास करेंगे आप? तो पैसा अगर प्राप्त होगा तो कैश या बैंक अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और टू होगा रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग कैश रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। यानी संपत्ति को बेचकर अगर पैसा प्राप्त करेंगे तो हम लोग एंट्री लिख सकते हैं कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पे कहिएगा कि सर कैश और बैंक क्यों आप लिख रहे हैं, एक क्यों नहीं लिख रहे हैं?
एक आप इसलिए लिख रहे हैं कि अगर मान लीजिए बैलेंस शीट में जैसे हम यहाँ पे कैश दिए तो आप कैश का प्रयोग करेंगे। अगर आपके बैलेंस शीट में अगर मान लीजिए कि बैंक दिया होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? बैंक का प्रयोग करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ही आप काम करेंगे। अगर कैश है तो कैश लेके चलेंगे, बैंक है तो बैंक लेके चलेंगे। तो इतना तक किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि बोर्ड में स्पेस कम है, नहीं जगह नहीं है, तो इसको हम फिर मिटाएंगे, इसके बाद हम फिर आगे बताएंगे। तो इसमें देख लीजिए, इनमें अगर किसी को दिक्कत है, अभी हम लोग कहाँ पे थे? संपत्ति बेचकर पैसा प्राप्त कर लिए थे। अब पैसा मेरे पास आएगा तो जिस सब का लिए हैं उनको पेमेंट करेंगे। तो फिलहाल देखिए इसको, तो फिर हम इसको मिटाएंगे। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसको मिटाएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट एंट्री हम लोग फिर आते हैं, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। कोई दिक्कत क्या था कि हम लोग संपत्ति को बेचकर पैसा प्राप्त कर लिए। अब जब मेरे पास पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? पैसा आएगा तो लायबिलिटीज़ का भुगतान करेंगे। तो अगर कहेगा इफ़ लायबिलिटीज़ पेड, अगर लायबिलिटीज़ का भुगतान करेंगे तो क्या एंट्री होगा? अगर आप लायबिलिटीज़ का भुगतान करते हैं तो आप एंट्री लिख सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। नरेशन में बीइंग लायबिलिटीज पेड। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिए, लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिए, संपत्ति को बेच लिए, पैसा भी आ गया। उस पैसा को सब आप क्या करेंगे? धीरे धीरे क्या करेंगे? अब उसको भुगतान करते जा रहे हैं। अब किसको पेड कर दिए? जो लायबिलिटीज़ था उसको पेड कर दी। अब क्वेश्चन पूछ सकता है इफ़ रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, अगर वसूली व्यय का भुगतान करेंगे तो क्या एंट्री होगा? सेम एंट्री होगा। अगर वसूली व्यय का भी भुगतान करेंगे तो यही एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। नरेशन बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। कोई दिक्कत? यानी किसको भुगतान करेंगे? वसूली व्यय का भुगतान करेंगे। अगर क्वेश्चन में ये दिया होगा कि इफ़ रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर, अगर किसी साझेदार के द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाएगा तो क्या एंट्री होगा? तो अगर कोई साझेदार, कोई पार्टनर अगर वसूली व्यय का भुगतान करेगा तो उसके लिए हम लोग एंट्री बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? नरेशन होगा बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए कि रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर के द्वारा भुगतान किया जाएगा तब हम एंट्री पास करेंगे। कोई दिक्कत? उसके बाद क्वेश्चन में दे सकता है कि इफ़ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जस्ट लाइक रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, सिंकिंग फंड एंड प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया होगा। यानी अवितरित लाभ। कौन लाभ? अवितरित लाभ। जिस लाभ को पार्टनर्स के बीच बांटा नहीं गया है, अगर उसको बांटेंगे, उसको अगर बांटेंगे तो अवितरित लाभ मेरा इनकम होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर उसको बांटते हैं,
उसको अगर बांटेंगे तो उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। जितना भी मेरा प्रॉफिट होगा, जितना रिजर्व होगा, जितना रिजर्व फंड होगा, जितना मेरा सिंकिंग फंड होगा, सारे को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा प्रॉफिट है जिस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच बांटेंगे, जब पार्टनर्स बीच बांटेंगे तो सारे चीज़ को, जितना प्रॉफिट है सारे को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सारे एंट्री को बनाने के बाद आपको अकाउंट खोलना होगा रियलाइजेशन का। किसका अकाउंट खोलना होगा? रियलाइजेशन का। क्वेश्चन का ये पूछ देता है कि साझेदारी के विघटन में कौन कौन से ऐसे नेसेसरी अकाउंट को ओपन किया जाता है। तो साझेदारी फॉर्म के विघटन में जो नेसेसरी अकाउंट है वो पहला होगा रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा होगा कैश या बैंक अकाउंट। मतलब इतना चीज़ आपको बनाना होगा। तो अगर ये सारे एंट्री आप बना लेंगे, बनाने के बाद आपको इस बहुत सारा एंट्री और है, जैसे मान लीजिए रियलाइजेशन प्रॉफिट होगा, रियलाइजेशन लॉस होगा, पार्टनर्स लोन को भुगतान करेंगे, तो क्या एंट्री होगा। उसके बाद आपको बनाना होगा रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाना होगा? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा। तो उस रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से या तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स के बीच में क्या करेंगे, बांट देंगे। अगर लॉस होगा फिर भी बांट देंगे। तो एंट्री अलग अलग होगा। अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स का पूंजी क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रॉफिट होगा तो हम लोग एंट्री पास तक कर सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नरेशन being realization profit distributed in partners capital account। इसी जगह पे मान लीजिए कि अगर रियलाइजेशन लॉस हुआ तो लॉस होगा तो क्या करेंगे, इसका अपोजिट एंट्री पास होगा। नहीं समझ रहे? अरे लॉस होगा तो पूंजी पार्टनर से घटेगा ना। तो जब लॉस होगा तो ऐसी दशा में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नरेशन से क्या लेंगे, बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है? ये एंट्री बनाने के बाद आपको बनाना होगा रियलाइजेशन अकाउंट, आपको बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको बनाना होगा कैश या बैंक अकाउंट। तो साझेदारी फॉर्म के विघटन में जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट इतना ही था। इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, जो एंट्री हम आपको बताए हैं उस एंट्री को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको कोई ऐसा सवाल नहीं होगा, चाहे वो किसी भी राइटर का क्यों ना हो, नहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते कि इस
कंसेप्ट को आप क्लियर करेंगे। जैसे एंट्री होता है 14-15 को कुछ एंट्री होता है, उसको अगर पढ़ लेंगे आप, याद न करेंगे तब, याद करेंगे तो वही हाल होगा। आज याद कीजिएगा, कल भूल जाइएगा, तो फिर कहिएगा, कोई पूछ देगा कि बताइए अगर वसूली व्यय का भुगतान राधा के द्वारा किया जाएगा तो क्या एंट्री होगा, तो आप वही कहेंगे अभी रिवीजन नहीं की है ना, रिवीजन करेंगे तो आपको हम बता देंगे, अभी कॉपी में लिखल है। तो ऐसा करने की बात नहीं है। आप जो है कंसेप्ट जो दिया हुआ है, इस कंसेप्ट को समझिए, नहीं कि क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हो गया। अगर इतना समझेंगे तो निश्चित तौर पर जो है आपका जितना भी सवाल होगा सारा सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, ताकि और भी जो बच्चा जो है जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाला है उसका भी कुछ कल्याण हो जाए। एक बार देख लीजिए आप, नहीं तो आज क्लास को हम यहीं पे एंड कर लेंगे। एक बार देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अगर नहीं तो हम क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।